अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि बजट अप्रूव होने के बाद 2025 का जो बजट है क्या उसमें कोई आपको रिलीफ मिला है, क्या आप अहल हैं या ना अहल हैं, क्या आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, इन एलिजिबल हैं या एलिजिबल हैं, ये सारी टर्म्स क्या हैं, क्या नॉन फाइलर का वर्ल्ड ख़त्म कर दिया गया है, आपके लिए भी ख़त्म हो गया है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, गाड़ी परचेज़ करनी है या बैंक अकाउंट ओपन करना है तो क्या अब आपको फाइलर होना पड़ेगा। फाइलर होने के आपके ऊपर कितने बेनिफिट हो सकते हैं, अगर आप नहीं फाइलर होते तो कितने नुकसान हो सकते हैं, क्या इसमें पहले बजट में यानी कि पिछले साल का जो कानून था, लॉ था, उसमें और अब कोई तब्दीली आई है। आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो बजट है उसको अप्रूव कर दिया गया है और उसका फाइनेंस एक्ट आ चुका है। जब बजट अप्रूव होता है तो उसको हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट, और अप्रूव होने से पहले पहले उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। तो अब जो है ये अप्रूव हो चुका है, यानी कि जुलाई 25 से जून 26 तक का जो बजट है वो अप्रूव कर दिया गया है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि इस पूरे बजट में ओवरसीज़ के लिए कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया गया। अलबत्ता इसके ऊपर मज़ीद कुछ कंडीशन टाइट की गई हैं। वो क्या कंडीशन है, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर लेते हैं कि मैंने लोकल जो लेक्चर बनाया था पाकिस्तानियों के लिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो नॉन फाइलर का वर्ल्ड है वो ख़त्म किया गया है। नॉन फाइलर को का जो वर्ल्ड पहले, इससे पहले एक्टिव इनएक्टिव का वर्ल्ड यूज़ हो रहा था, फिर फाइलर नॉन फाइलर आया। तो अब ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ करता है या कोई गाड़ी परचेज़ करता है तो उसको अहल होना पड़ेगा, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेने के लिए अहल होगा या ना अहल होगा। अब ये तो है लोकल पाकिस्तानियों के लिए। तो जो ओवरसीज़ टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या वो अहल हैं या ना अहल हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ें परचेज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि क्या ओवरसीज़ ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग लें तो जो हमें इनकम टैक्स का जो रूल है, ऑर्डिनेंस है, वो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन दो जगह पे ओवरसीज़ ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप वो कंडीशन, वो शर्तें पूरी कर लेंगे तो आप रिलायबल फॉर फाइलिंग है, मतलब आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम है। आम तौर पे ओवरसीज़ क्या करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, आउटसाइड पाकिस्तान है आप, और पाकिस्तान में आप पैसे भेजते हैं जिसको हम रेमिडेंस बोलते हैं। और रेमिडेंस की डेफिनेशन के ऊपर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि उसकी क्या डेफिनेशन है कि बाहर से आपके अकाउंट से पाकिस्तान अकाउंट में पैसे आने चाहिए और वो फ़ॉरेन करेंसी में होने चाहिए, जो हुंडी या इस तरीके से नहीं हो, तो आपके अकाउंट में आए और बाद में आपने उसका PRC सर्टिफिकेट भी लेना है। तो ये रेमिडेंस की डेफिनेशन में आ जाता है। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर आप 5 मिलियन तक रेमिडेंस भेजते हैं तो पाकिस्तान के अकाउंट में तो आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर 5 मिलियन से ऊपर रेमिडेंस भेजते हैं तो आप, ये नहीं है कि इसके ऊपर टैक्स है, लेकिन ये पूछा जाता है कि आपने पैसे कहाँ से लिए हैं। तो आम तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर अपने बैंक अकाउंट में या अपने किसी रिलेटिव के बैंक अकाउंट में, फैमिली बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ से कोई एसेट परचेज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, पैसे भेजने के बाद आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, कोई घर परचेज़ कर लिया, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि या तो आप बैंक में उन पैसों को डिपॉजिट करवाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से आपको इनकम आती है। तो जब आप पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं और बाद में उसको यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से आपको कुछ इनकम रिसीव होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप बैंक में डिपॉजिट करवा दें और वहाँ से आपको कुछ इनकम रिसीव हो, तो ये आपकी बन जाएगी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। तो जब इसी तरीके से कोई आपने प्रॉपर्टी ली हुई है और रेंट पे दी हुई है और वहाँ से आप रेंट ले रहे हैं, तो फिर आपकी बन जाएगी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। फिर ये भी है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है फॉर एग्जांपल 50 लाख की और कुछ टाइम के बाद आप बेच रहे हैं 70 लाख की, तो अगर प्रॉपर्टी बेचते हुए कोई प्रॉफिट आया है, गेन आया है, तो ये भी आपकी बन जाएगी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। और अगर इसके अलावा कोई आप बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ से भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। तो जब आपकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम होगी तो पहली कंडीशन है कि आपने उस टाइम पे टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, चाहे आप नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। उसके बाद क्या आता है कि अगर आपको किसी जगह पे कमिश्नर नोटिस भेज दे, यानी कि FBR की तरफ से आपको IRS पे नोटिस आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, ईमेल आ जाए कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो फिर भी आपने फाइल करनी है। ये दो कंडीशन है जहां पे आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज आप अपनी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे और सारी चीज़ें रिपोर्ट कर देंगे। आपको पता है कि जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए दो फॉर्म होते हैं। अगर हम टैक्स रिटर्न को डिवाइड करें दो तरह में, एक होता है जहां पे आप अपनी इनकम रिपोर्ट करते हैं,
और एक होता है जहाँ पे हम एसेट रिपोर्ट करते हैं। इनकम के फॉर्म को हम बोलते हैं 114 का फॉर्म होता है, एसेट के फॉर्म को बोलते हैं 116 का, जो कि अब मर्ज कर दिया गया है, एक ही फॉर्म बनता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं। तो दो कंडीशन अगर पूरी होंगी तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब आपके जहन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बजट से पहले और बजट के बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर दो कंडीशन पूरी होंगी तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और यहाँ पे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स रेट चार्ज कर दिया जाता है। आप कहते हैं कि मैं तो रेजिडेंट हूँ, इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है कि आप टैक्स रिटर्न ना फाइल करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो दूसरे सिस्टम है, जैसे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, गाड़ी परचेज करनी है, बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो आप वहाँ पे साबित ही नहीं कर सकते कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, क्योंकि एफबीआर ने कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया, ऑटो सिस्टम, जहाँ पे आपका पीओसी या नाई को पंच किया जाए और पता चल जाए कि आप वाकई नॉन रेजिडेंट हैं। एफबीआर ने सिर्फ अपने हद तक तो सिस्टम बना लिया है, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, या इसके अलावा कोई और अदारा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि जी आप तो नॉन फाइलर हैं। उसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको टैक्स रेट ज़्यादा चार्ज किया जाता है। प्रॉपर्टी के हवाले से पिछले साल एक डेवलपमेंट आई थी कि एक सर्कुलर जारी किया गया कि अगर आपके पास नाई कोप है या पीओसी है तो आप ऑनलाइन चालान बनाएं और वो चालान बना के जो रेलिवेंट मुतलका कमिश्नर है उसके पास जाएगा, वो प्रूव करेगा और आपका जो टैक्स रेट है वो कम कर दिया जाएगा। चाहे आपने टैक्स रिटर्न नहीं भी फाइल की तो आपको फाइलर का रेट चार्ज किया जाता है। इसके ऊपर मैंने पहले एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चालान बनाना है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट हुई है। उनको ये लगा कि ज़्यादातर ओवरसीज जो है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस वजह से इसका थोड़ा सिस्टम बना देते हैं। लेकिन अगर आप बैंक में जाते हैं और वहाँ पे जाके आप ये कहते हैं आप ओवरसीज हैं, तो वो ये कहते हैं जी आपका स्टेटस तो नॉन फाइलर है, तो हम नॉन फाइलर के ऊपर आपको टैक्स रेट चार्ज करेंगे। मिसाल के तौर पे आप प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से, तो नॉन फाइलर का रेट 35% था 30 जून पे, अब बजट में मजीद इसको बढ़ा दिया गया, अब 40% हो गया है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया है तो पहले आपका 35,000 रुपया टैक्स कट रहा था, अब बजट के बाद आपका टैक्स हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पे आपको फिर फाइलर होना पड़ता है, क्योंकि आपने तो सेविंग करनी है अपनी, इतना ज़्यादा टैक्स कट रहा है, तकरीबन 40% टैक्स कट जाएगा। तो बैंक को आप कैसे समझाएं कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, वो नहीं मानता, इसी वजह से फिर आपको फाइलर होना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी मैं तो हूँ नॉन फाइलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और वो ये कहते हैं ठीक है आप होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में आप नॉन फाइलर आ रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको जो एडवांस टैक्स चार्ज करेंगे वो कौन सा चार्ज करेंगे, नॉन फाइलर वाला। तो नॉन फाइलर का जो एडवांस टैक्स है वो 100% ज़्यादा होता है। अगर किसी का 1 लाख टैक्स है फाइलर का, तो आपसे 2 लाख रुपया लिया जाएगा। आप तो ऑलरेडी ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में रेमिडेंस भेजते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंट्री के लिए, जो हमारी इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए आपकी तरफ से रेमिडेंस आती हैं, और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होता है, और जो हम कह सकते हैं कि यूएसडी के रिजर्व हैं या फॉरेन करेंसी रिजर्व हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना, कोई ऑनलाइन एफबीआर के आईआरएस पे ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप जाएं और सर्टिफिकेट निकालें, गाड़ी परचेज करने के लिए उनको सर्टिफिकेट दें, वो वेरीफाई करें और आपको टैक्स नॉन रेजिडेंट का चार्ज हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई डेवलप नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में बना है, वो भी एफबीआर ने अपने पास ही उसका अख्तियार रखा है। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जो टेक्निकल चीज़ अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि जिसकी वजह से आपने टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी के केस में 30 जून 2024 तक जो परचेज सेल करते हुए टैक्स रेट था वो 3% था, परचेज करते हुए भी 3% था। अब क्या हुआ है कि 1 जुलाई से सेल करते हुए जो टैक्स रेट है वो 4.5% हो गया, मतलब बढ़ गया 1.5% से, और परचेज करते हुए जो टैक्स है 1.5 से कम हो गया है। अब देखिएगा ज़रा टेक्निकल चीज़ देखिए, वो क्या चीज़ है कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको बड़ा लॉस होगा। वो क्या लॉस होगा, फॉर एग्जांपल आपने 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की, और हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने 30/6/2024 पे 25 पे परचेज की, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने ऊपर 24 लिख दिया, ये 25 है, बेसिकली 25 तक रेट 3% है और 25 के बाद 1.5 है।
तो आपने 30/6/2025 से पहले प्रॉपर्टी परचेज की और यहाँ पे आपने टैक्स दे दिया 3 लाख रुपए का, ठीक है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न, अच्छा ये जो टैक्स होता है ये एडजस्टेबल टैक्स होता है या इसका रिफंड मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस है, मिल जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के बाद काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप रखना पड़ता है, फिर जाके कहीं मिलता है, और पूरा भी नहीं मिलता। अगर 3 लाख है तो इसका 70% या 60% तक हमें मिल भी जाता है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो सारे का सारा आपके लिए लॉस है, यानी कि आपने प्रॉपर लॉस दे दिया। आप ये भी समझ लें कि जो प्रॉपर्टी है उसका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल की होगी, इसको प्रॉपर डिक्लेयर किया होगा, तो आपके लिए 2 बेनिफिट है। नंबर 1, आप फ्यूचर में इसका रिफंड ले सकते हैं अगर ये अमाउंट ज़्यादा हो जाए, या दूसरी चीज़ क्या आती है कि अगर आपने जैसे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की और आपने इसको कुछ टाइम के बाद 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की और कुछ टाइम के बाद 1.5 करोड़ की बेच दी, तो आपकी कॉस्ट थी 10 और प्रॉफिट आया आपको 5 मिलियन यानी कि 50 लाख। अब इसके ऊपर लॉ ये कहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी 30/6/2024 से पहले परचेज की गई है, यानी कि पिछले साल से, और 6 साल के बाद बेच रहे हैं, फिर तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी 1/7/2024 के बाद परचेज की गई है और आपने इस प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स भी देना है, जो कि गेन टैक्स कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गेन है। मतलब 5 मिलियन का जो प्रॉफिट आया ये क्या है, गेन है। अगर आपने 30 जून से 1 जुलाई के बाद ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो इस गेन के ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। अब अगर आपने ये जो टैक्स है 3 लाख रुपया परचेज के टाइम पे और सेल करते हुए जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की होगी तो वो ये जो टैक्स जैसे मैंने आपको बताया है कि परचेज करते हुए जो प्रॉपर्टी पे आपने दिया और सेल करते हुए जो टैक्स आपने दिया, वो टैक्स एडजस्टेबल होगा इस टैक्स के अगेंस्ट। मतलब आप 5 मिलियन का 15% लें तो ये बनती है 7.5 लाख रुपया। अब ये 7.5 लाख रुपया एज पर लॉ आपने पे करना है और इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल की होगी तो आप माइनस कर सकेंगे कौन सा टैक्स, जो परचेज के टाइम पे आपने 236K का टैक्स पे किया 3 लाख रुपया, और जब आपने प्रॉपर्टी ये बेची 15 मिलियन की उस टाइम पे भी टैक्स दिया, वो कौन सा टैक्स था 236C का। फॉर एग्जांपल वो आपने टैक्स दिया 4.5 लाख रुपया, तो आपका तो टैक्स यहीं पे पूरा हो गया और आपने ये टैक्स कोई देना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की होगी या इसका रिफंड नहीं लिया होगा फाइल करने के बाद, तो आपका ये तो लॉस है ही है, मजीद आपने टैक्स यहाँ पे भी देना है जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपका प्रॉफिट आ चुका होगा और जब प्रॉफिट आ चुका होगा तो उस टाइम पे पाकिस्तान सोर्स इनकम बन चुकी है। तो जब पाकिस्तान सोर्स इनकम बन गई है तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते या आपको कोई बताता ही नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह इतनी डीपली हम डिस्कस भी नहीं करते। मैंने काफ़ी बार ये पॉइंट डिस्कस किया है यहाँ पे भी, और अक्सर मुझे क्वेश्चन आते हैं कि हमें ये गेन आया, बताएं कैसे एडजस्ट होगा, हमने तो सेल के टाइम पे भी टैक्स दिया हुआ है, परचेज के टाइम पे भी दिया हुआ है, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। भाई जब FBR के रिकॉर्ड में आपका टैक्स आएगा ही नहीं तो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका डबल लॉस होगा, एक लॉस जो आपने परचेज और सेल के टाइम पे दिया हुआ है वो निकल जाएगा, दूसरा लॉस क्या आएगा कि आपको गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पाकिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं कि आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको ये लाजमी काम करना है, क्योंकि जब आपको गेन आएगा तो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। आज की डेट में आप सोचें पैसे भेजे प्रॉपर्टी परचेज की, ठीक है पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बेचनी तो है, जब बेचेंगे प्रॉफिट आएगा तो पाकिस्तान सोर्स इनकम हो जाएगी। तो फिर आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर वहाँ पे आपका ओपनिंग कोई एडजस्टेबल टैक्स ना अवेलेबल हुआ। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि अभी आपने सोचना है इस प्लान के मुताबिक कि आपका फ्यूचर का प्लान क्या है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो फिर आज ही आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है ताकि आप टाइमली इन सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकें, वरना आपको लॉस होगा। ये टैक्स प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है जो आपको इंप्लीमेंट करनी है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रेलिवेंट जो अक्सर केस आते हैं हमारे पास भी और बड़े मसले आते हैं, बाद में नोटिस भी आ जाते हैं कि ओवरसीज़ क्या करते हैं, बाहर से आउटसाइड पाकिस्तान से पाकिस्तान अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपनी वाइफ को पैसे दे देते हैं सम टाइम हाउस होल्ड के लिए, ख़र्चों के लिए। उनके बेटे का कोई वीज़ा लगना है, कोई एजुकेशन है, तो जो चिल्ड्रन हैं उनके नाम पे या बेटी के नाम पे उनके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। और बाद में चूँकि ये पैसे उनके अकाउंट से आए हुए हैं और ये रकम अगर ज़्यादा हो तो इनको नोटिस आ जाता है पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये कहते हैं जी हमने तो पैसे लिए हैं फादर की तरफ से,
और वो कहते हैं ठीक है। अब इनकम टैक्स का लॉ है वो ये कहता है कि ठीक है, अगर आपने कोई लोन लिया है, गिफ्ट लिया है रिलेटिव्स की तरफ से, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की तरफ से, तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए और दोनों की टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जब आप जाते हैं, आप ये कहते हैं कि जी मुझे फादर की तरफ से आया, वो कहते हैं ठीक है फादर की टैक्स रिटर्न से ज़रा दिखा दें, वहाँ पे कहाँ पे शो हुआ है, तो पता चलता है वहाँ पे तो जनाब शो ही नहीं होता, क्योंकि फादर तो नॉन रेजिडेंट है, टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की हुई। तो जब इस तरह का मसला आता है तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। हालांकि ये वेल्थ से रिलेटेड पॉइंट है, मतलब आप अपनी वेल्थ में ही इसको शो करते हैं, क्योंकि ये रिसीवेबल होता है या लोन होता है या गिफ्ट होता है, आप उसी में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन लाजमी होता है, क्योंकि ओवरसीज हमने देखा है वेल्थ भी फाइल नहीं करते, तो लिहाजा ये चीज़ भी आपके जेहन में होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, इन द हैंड ऑफ फैमिली मेंबर उसको इनकम बना देते हैं, हालांकि ये नहीं बनना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होते हैं, बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है, लेकिन एफबीआर के स्टाफ को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और आप बाहर बैठे हुए हैं, ऑर्डर पास हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, आपको टैक्स देना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अगला पॉइंट वही बता रहा हूँ कि सम टाइम आप बाहर होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान की टैक्स रिटर्न का कोई डॉक्यूमेंट लेके आएँ, या आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो आपको कहा जाता है जहाँ पे आपकी रेजिडेंसी है या होम टाउन है, जो आपका होम कंट्री है, उसकी टैक्स रिटर्न की कॉपी दें। तो अक्सर हमने देखा है वहाँ पे आपके पास अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की होती, तो आपको पास टैक्स रिटर्न की कॉपी नहीं होती, ऑब्वियसली आप फाइल नहीं की होती, तो आपको वहाँ पे भी इशू आते हैं। फिर फौरी तौर पे कहा जाता है जी आज ही फाइल कर दें, हमें बाहर जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, वीज़े का मसला है। ये नॉर्मली हमने देखा है यूरोप साइड पर इस तरह के मसले आते हैं। तो ये एज़ पर नीड है कि अगर आपकी ज़रूरत है तो आप फाइल करें। अब मैंने बड़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि बजट में। अच्छा, एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जो अहल और ना अहल की बात हो रही है, पाकिस्तानी जो लोकल पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक लॉ पास किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप ना अहल हैं, यानी कि नॉन फाइलर का जो वर्ड है वो ख़त्म किया गया है, उसकी जगह पे ना अहल या इन एलिजिबल पर्सन का वर्ड यूज़ किया गया है। ये जो बंदा है ये 70 लाख से ऊपर गाड़ी परचेज नहीं कर सकता, 10 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, और 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मतलब शेयर में या स्टॉक में। इसी तरीके से अगर इसके अकाउंट में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल्स हैं तो वो भी रुक जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। इसको कोई लिमिट दे दिया कि आप इससे ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने इससे ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको एलिजिबल का सर्टिफिकेट देना है, मतलब ये साबित करना है कि आप वाकई ही ये काम करने के अहल हैं, आपकी सारा सोर्स डॉक्यूमेंटेड है, वाइट सोर्स है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ओवरसीज भी फाइलर नहीं होते, एनटीए नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो क्या वो ना अहल है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस लॉ का थोड़ा मैं इसको रीप्रोड्यूस किया यहाँ पे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में क्या आता है, गाड़ी, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट शैल नॉट अप्लाई ऑन ट्रांजेक्शन मेड बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन, कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ओवरसीज हैं, तो आपके ऊपर कोई ये रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन मसला फिर वही है कि आप कैसे साबित करेंगे कि आप नॉन रेजिडेंट हैं। प्रॉपर्टी के केस में तो आप कर लेंगे, नाइक ऑफ दे के चालान बनवा लेंगे, और व्हीकल वालों को कैसे बताएंगे, बैंक वालों को कैसे बताएंगे? वो तो कहते हैं जी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास जो है वो टैक्स रिटर्न की कॉपी होनी चाहिए। हो सकता है इन फ्यूचर एफबीआर इसके ऊपर कोई काम करे और कोई सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी के ऊपर कोई काम करे और आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाए और आप सर्टिफिकेट दिखाएं जैसे आईडी कार्ड होता है, और आपके सारे काम क्विकली हो जाएं। वरना आपके काम डिले होते हैं, शॉर्ट छुट्टी पे आप आते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने आप को फाइलर करवा लेते हैं, क्योंकि आपने काम तो जल्दी करवाना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मसला है जो कि ओवरसीज़ को अभी फ्यूचर में मज़ीद फेस करना पड़ सकता है। तो लिहाजा आप सारी चीज़ें, लंबा लेक्चर है, मैंने कोशिश किया है कि तमाम कॉन्सेप्ट को ऐड कर लिया जाए, बजाय कि डिफरेंट जगह पे छोटे छोटे लेक्चर बनाए जाएं। लंबा लेक्चर इस वजह से बनाया है ताकि आप इसको समझने के बाद डिसीजन ले सकें, कि फैसला कर सकें कि आपने फाइलर होना है या नहीं होना। लॉन्ग टर्म सोचें कि अगर आप प्रॉपर्टी के केस में हैं तो फिर तो मैं आपको आज ही सजेस्ट करता हूं लाजमी करें, अदरवाइज टैक्स के लिए तैयार रहें। आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, उस टाइम पे आपके जेहन में होगा टैक्स देना है, लेकिन आपके जेहन में जो पिछले टैक्सेस हैं वो आपकी रिटर्न में आ नहीं रहे होंगे, ना आप उसका रिफंड ले सकेंगे ना एडजस्टमेंट ले सकेंगे। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें कंबाइन करके सोचें। अगर आप किसी भी इस तरह की कैटेगरी में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मेरा ओपिनियन है कि आप लाजमी टैक्स रिटर्न फाइल करें। कोई चीज़ मैंने अगर मिस कर दी हो, आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स बुक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।